नमस्कार, इनव्यू के इस खास वीडियो में मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। 21वीं सदी का भारत है और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लड़का लड़कियों को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, बराबरी से उन्हें नौकरी पर रखा जा रहा है। सरकारी विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा पुरुषों की भर्ती हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ भी महिलाओं का बोलबाला है। नरसिंहपुर जिले में पदस्थ संजीवनी शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगी कि महिलाओं को कैसे पुलिस विभाग में जाने के लिए अपनी तैयारियां करनी चाहिए। संजीवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में आपका। तो आज आप हमारे वीडियो में हैं, बहुत सारी हमारी बातचीत होगी आगे चल के। थोड़ा सा सबसे पहले अपने बारे में बता के हम आगे बढ़ें। आप अपने बारे में बताइए पहले कुछ। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजीवनी राजपूत शुक्ला है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ 2018 बैच की और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग रीवा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और प्रेजेंटली मैं नरसिंहपुर में विमेन सेफ्टी ब्रांच में पोस्टेड हूँ। जी हाँ, तो ये आपका मतलब लगभग कितने वर्ष होगा आपको? 2017 आपने बताया। हाँ, ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, तो ये जर्नी की शुरुआत से भी अगर हम बात करें मैम, तो कुछ अपने बारे में बताएं। आपका बर्थ प्लेस कहाँ का था, स्कूलिंग वगैरह का आप कैसे थे, मतलब पढ़ाई में उस समय, और बेसिक एजुकेशंस आपकी जो थी वो कहाँ से आई हैं? मैं वैसे तो रहने वाली मनखेड़ी की हूँ, पाटन रोड में, बट हमारे मदर एंड फादर दोनों वर्किंग थे एंड दे वर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में। तो हम नेटिव आप कह सकते हैं, हम जबलपुर के ही हैं। एंड देन वी आर 4 सिस्टर्स, जिसमें मैं सबसे यंग हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर जबलपुर से हुआ है। उसके बाद कॉलेज में मैंने श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज है जो ITI में, वहाँ से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। फिर उसके बाद व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज़, तब मैंने NCC ज्वाइन करी थी। तो NCC के टाइम से ही मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद आ गया था और मेरे जो मामा थे वो भी पुलिस लाइन से ही थे, तो हमेशा मुझे यूनिफॉर्म के लिए बहुत क्रेज़ रहा है। सो NCC में भी मैंने TSC कैंप किया है, थल सैनिक कैंप जो होता है, उसमें फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया 29 स्टेट से सभी बच्चे आते हैं, फ्रॉम जूनियर विंग एज वेल एंड सीनियर विंग। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ था फायरिंग में एंड आई वेंट टिल दिल्ली और उसके लिए भी मुझे फेलिसिटेट किया गया था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो फिर तो यूनिफॉर्म से बहुत दूर हो चुकी थी। फिर क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी तो मेरा सिलेक्शन 3 कंपनियों में हुआ था, परसिस्टेंस में, टेक महिंद्रा में और इन्फोसिस में। इंजीनियरिंग आपने किस फील्ड से की हुई थी? कंप्यूटर साइंस से जी। तो आई एम 2015 पास आउट। तो उसी टाइम पे जो है मेरा सिलेक्शन भी हो गया था 3 कंपनियों में, बट पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने 2014 से ही जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मुझे भी हमेशा यही लगता था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। तो देन कोचिंग करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ कि UPSC कौन सा एग्ज़ाम होता है, MPPSC क्या होता है, सब इंस्पेक्टर क्या होता है। बहुत सारी तो मैंने कोचिंग मतलब बहुत सारी जगहों से करी है। क्या होता है, स्टूडेंट होता है तो वो बहुत सारी जगह जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज तो रहता नहीं और उसको अपने आप को फिट करने के लिए 3-4 जगह जाना रहता है। हमारे बैच में कुछ सब इंस्पेक्टर्स भी पढ़ने आते थे MPPSC के लिए। तो जब उनको मैंने ड्रेस में देखा, यूनिफॉर्म में देखा, तो मुझे एकदम से ये था कि यार मुझे भी ना इसी में जाना है। यूनिफॉर्म अट्रैक्ट कर रही थी स्कूल लाइफ? यूनिफॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे ये था कि अगर MPPSC भी क्लियर होता है या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो मुझे यूनिफॉर्म में ही जाना है। और उसी के बीच में फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था सब इंस्पेक्टर का। तो उसके बाद मेरा सबसे पहले जब सब इंस्पेक्टर रहता है उसमें हमारा टेस्ट होता है, तो वो मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हुआ था। उसके बाद फिज़िकल था, तो फिर फिज़िकल क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू, और फिर उसके बाद 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो मेंटली तो आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं, लेकिन फिजिकली बहुत फिट होना भी इस जॉब के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जैसा आपने बताया कि आपने जो मतलब एजुकेशन जब आपका चल रहा था, कोचिंग चल रही थी, उसके साथ में ही फिजिकल चल रहा था, या फिजिकल के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन ग्राउंड जाके या अलग टाइम पीरियड उसके लिए निकाला कि आज पढ़ाई का हो चुका है, अब जो है फिजिकल करना है, या दोनों साथ में करना है? हाँ, जैसे जब मैंने इसकी तैयारी चालू करी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपको फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है और आपको पेपर भी निकालना है। बट मेरा एक पैटर्न रहा हमेशा, मतलब मैं सबकी
सब मुझे जो बताते हैं मैं सुनती हूँ, बट एक खुद की भी स्टडी करती हूँ। तो जब मैंने उसका पैटर्न देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है एग्ज़ाम में, तो मेरा पहले ये टास्क था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हूँ अपना, और अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मैं एनी हाउ जो है अपना फिजिकल क्लियर करूँगी। तो पहले मैंने पैटर्न समझा कि किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, या दूसरे पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको लगाया, सिलेबस की स्टडी करी, तो उसकी तैयारी में मेरा रिटन क्लियर हो गया। अब फिर जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा रिटन क्लियर हो गया है, मेरे नंबर अच्छे हैं, तो उसके बाद मैंने फ़िज़िकल की तैयारी चालू करी। तो मैंने 2 मंथ्स जो है फ़िज़िकल की तैयारी करी थी, और उसमें मेरी टाइमिंग आने लगी थी। अच्छा। हाँ, और उसमें भी पहले शुरुआत में मेरी टाइमिंग तो आती ही नहीं थी। जैसे गर्ल्स के लिए सब इंस्पेक्टर में 3 मिनट 30 सेकेंड्स होता है, तो शुरुआत में तो मुझसे रनिंग ही नहीं होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले मैंने ये सोचा कि मैं ये ट्राई करूं कि मैं पहले 2 राउंड दौड़ पाऊं एकदम से, क्योंकि 3 मिनट 30 सेकेंड्स में अचीव नहीं कर सकती। पहले मैंने ये ट्राई किया कि एटलीस्ट मैं 2 राउंड्स अपने कवर कर पाऊं। जब मुझसे ये होने लगा कि मैं 2 राउंड्स दौड़ने लगी, फिर उसके बाद मैंने टाइमिंग पे ध्यान दिया, और लास्ट में जो है मेरी टाइमिंग आने लगी थी। यस। तो जैसे कि अभी आपका ज्वाइनिंग 2017 में। एक और चीज़ बताऊंगी, मतलब जो जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बैलेंस बना लो। मतलब ऐसा भी नहीं करना, मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो तैयारी करते थे, तो कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान देते हैं, बट उनके नंबर अच्छे नहीं आते, और कई लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो फिज़िकली उतना अच्छा नहीं प्रिपेयर कर पाते। तो जैसे लाइफ के हर सिनेरियो में बैलेंस होना चाहिए, जैसे जॉब में बैलेंस, घर में बैलेंस, वैसे ही अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये देख लो आपको हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। फिजिकल भी हो आपका उतना ही हो, और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो वो भी उतना है, दोनों को ज़्यादा नहीं करना है, वरना अगर आप फिजिकल ज़्यादा कर लोगे तो फिर आपके पैर जो होते हैं उस दिन दौड़ने की कंडीशन में नहीं रहते। तो वो कई बच्चे उसमें पीछे हो जाते कि लास्ट तक मैं जो है वो लोग मेडिकल कंडीशन में आ जाते हैं, नहीं कर पाते। तो आप देखो कि कितने में आप निकल पाओगे, सिर्फ उतना आप तैयारी करो, बहुत एक्सीड में भी नहीं करना है। आपने अभी कुछ देर पहले बैलेंस की बात की, तो बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम घर भी देख रहे हैं और जॉब भी देख रहे हैं, और एक ऐसी जॉब जो फिज़िकली भी मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको थका देने वाली जॉब हो, तो कैसे ये बैलेंस आप भी बना के चल रहे हैं? क्योंकि आप एक शादीशुदा हैं, और इसको लेके भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। हाँ, मेरी शादी अभी लास्ट ईयर ही हुई है। तो जब मैं पहले मैरिड नहीं थी, तो मेरी जो पोस्टिंग थी रीवा डिस्ट्रिक्ट में थी, और मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद हाँ, लाइफ सबने मुझे बोला कि शादी के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो है अपने घर परिवार में भी ध्यान देना पड़ता है, और उसके बाद जॉब में भी। और हमारी जॉब ऐसी है 24/7 जॉब है, और हमको जब भी बुलाया जाता है तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। हाँ, तो मेरी जो फैमिली है जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो मेरे ससुराल में जो है सभी सपोर्टिव हैं, तो मुझे ऐसी तो कोई इशू नहीं जाता जॉब से रिलेटेड। इवन कभी ऐसी कंडीशन आती भी है तो उन्होंने भी मुझे यही बोल के रखा है कि आप पहली प्रायोरिटी जो है अपनी जॉब को दीजिए, वहाँ पर काम करिए, और उसके बाद आप जो है अपना समय यहाँ के लिए निकालिए। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि घर में मुझे आना होता है, तो हाँ, फैमिली सपोर्ट भी इतना अच्छा है कि सभी चीज़ें वो लोग रेडी करके आते हैं। और मैं भी, हमारे डिपार्टमेंट में भी कई सभी ऑफिसर्स जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं। अगर हम उन्हें बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे थोड़े से फैमिली फंक्शन के लिए जाना है, तो हमें हॉलीडे मिल जाता है, हम वहाँ पे भी प्रेजेंट हो पाते हैं। तो आप अगर दोनों जगह अपना एफर्ट दे रहे हो, फैमिली में भी दे रहे हो और काम में भी दे रहे हो, तो आपको ये सभी कंडीशन समझते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो हाँ, दोनों जगह से सपोर्ट मिल जाता है मुझे, और इसलिए मेरी जॉब जो है हो पाती है अच्छे से। मैं अपने इंट्रो में आपने जो अपना नाम बताया था संजीवनी राजपूत शुक्ला, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस बारे में भी। जी, मेरी लव मैरिज है। Okay. जी, हम लोग बैचमेट्स थे कॉलेज के, और उन्हीं के साथ मैंने शादी करी है। जी, और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। तो हाँ, और मेरी फैमिली से भी सपोर्ट मिला, उनसे मैंने बताया कि ऐसे मुझे शादी करनी है इनसे, तो दोनों की फैमिलीज़ को कोई इशू नहीं था, तो हमारी शादी भी बहुत इजीली हो गई। ऐसा सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। दोनों जगह से पेरेंट्स, हाँ, तैयारी के समय तो उनका बहुत ही ज़्यादा था। जैसे मैं इतना इंटू नहीं थी पहले सिविल सर्विसेज में, बट जैसे बॉयज़ का पता है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सिविल सर्विसेज में, और कौन सी जॉब कहाँ पर है, कैसी है, तो सभी फ्रेंड से वो सुनना,
फिर अंकित मुझे बहुत गाइड करते थे कि तुम अपना 100% इस फील्ड में दो, 100% यहाँ पर दो। गाइडेंस भी जॉब में भी, या अभी भी मैरिज के टाइम पे भी, जैसे कई बार मुझे रात में जाना पड़ता है तो ही इज़ अवेक कि जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूँ या मैं अपने जॉब से वापस नहीं आ गई हूँ, तो वो पहले मेक श्योर करता है कि मैं आ गई हूँ एंड देन ही गोज़ टू स्लीप। तो उनका सपोर्ट तो हर ही टाइम पर रहता है उनका मुझे। जी मैम, एक बहुत टफ कंडीशन होती है, जैसा आपने बताया कि पूरा फैमिली सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, लेकिन एक कंडीशन में जब आप लोगों को किसी का सपोर्ट था भी और नहीं भी, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा पेंडेमिक देखा है, महामारी से हम निकल के बाहर आए हैं आज, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसमें अपने आप को जो जिस तरह से प्रेजेंट किया लोगों के सामने, आप लोग नहीं होते शायद बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकती थी। कैसा था आपके लिए वो एक्सपीरियंस, घर के लिए वो चीज़ किस तरह से आगे मतलब देखने वाली थी, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी, जैसे जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था उसके पहले ही मेरी मम्मी को थोड़ा बीपी का इशू है, हाई बीपी रहता है उनका, तो उनको कभी कभी फेंटिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। तो उस टाइम पे जैसे मेरी बाकी जो बड़ी दीदी हैं वो बाहर रहती हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनके पास अधिकतर आ जाऊँ। तो उनकी जब कंडीशन ठीक नहीं थी और उनको हमें थोड़ा हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था, तो मैं घर आ गई थी, और उसी बीच में कोरोना का काल आ गया था। तो हमारे यहाँ से PHQ से ये आदेश आया था कि जो भी जहाँ पर है, ताकि ऐसा कियोस क्रिएट ना हो, क्योंकि आप जहाँ जाओगे तो फिर आप उससे प्रभावित हो सकते हो। तो ये आदेश आया था कि आप जहाँ पर हैं आप उसी थाने में जो है ड्यूटी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं जबलपुर में ही थी और मैंने अपने होम टाउन में 2 मंथ्स ड्यूटी की थी गोरखपुर थाने में। और उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि आई वॉज़ वेरी लकी इनफ कि मैं जहाँ पे बड़ी हुई और जैसा मुझे माहौल मिला, वहीं के लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना, उनका केयर करना, उनको बताना कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। किसी की फैमिली में कोई इशू हो रहा है कि कोई कोविड से इन्फेक्ट हो रहा है तो उनको कैसे पहुंचाना है। तो बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस करी। प्लस मैं भी ये ध्यान रखती थी कि आई हैव टू बी आउट, मुझे काम करना है, तो मेरी फैमिली इससे कैसे इन्फेक्ट ना हो। तो मैं आने और जाने में जो है अपने घर का दूसरा पाथ यूज़ करती थी, और अपने आप को पहले क्लीन करना और कपड़े उनको चेंज करना, और फिर ही अपने घर में किसी से इंटरेक्ट करना। बाहर भी हम कहीं जा रहे हैं तो मेक श्योर करना कि पहले हम मास्क लगाए हुए हैं, हम सैनिटाइज हुए हैं, और फिर हम किसी से नहीं, और अगर किसी के पास नहीं अवेलेबल है तो उनको मास्क प्रोवाइड करना, या कोई कियोस कंडीशन में कि उनको क्या करना है तो उनको प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करना, अवेयरनेस करना। फिर उसके बाद रैलीज़ के थ्रू जैसे पुलिस जाती थी, मेक श्योर करती थी कि जो है जब ऐसे ही बाहर नहीं है वो अपने घरों के अंदर हो, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोग घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरी काम है उनको तो वो जो पास रहता था उसी के हिसाब से वो बाहर जा सकते थे। ये सारा काम हमने देखा था। संजीवनी मैम, आप वुमेन सेफ्टी जो है विभाग है उसमें अभी आप कार्यरत हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं को लेकर आप स्वयं, क्योंकि एक महिला अधिकारी हैं, महिलाओं को लेकर पुलिस विभाग के अंदर ऐसा क्या है जिससे महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए पुलिस के पास आ सकें या पुलिस से अपनी आवाज़ उठा सके पुलिस के सामने? थोड़ा सा मेरे को इस कार्य के बारे में समझाइए आप। जैसे मैं पुलिस में हूँ और मैं फ़ीमेल ऑफिसर हूँ, तो हमारा पहला काम यही रहता है कि थाने में या हमारे क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं और उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है या अपराध हो सकता है, या वो किसी भी प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित हैं, या किसी भी फील्ड में अगर उन्हें कोई नीड है, जैसे आजकल पुलिस का काम सिर्फ उनकी हेल्प करना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट भी करना है, तो हमारा यही है। और सभी थानों में ऊर्जा डेस्क भी बनाई गई है जहाँ पर महिलाओं को सुना जाता है, उनकी मदद की जाती है। और महिलाएं जो है अपनी सारी बात जो रहती है वो पुरुष अधिकारी से नहीं कर पाती, तो हम लोग फ्रंट लाइन पे रहते हैं। सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो महिला थाने में आई है या हमारे आसपास जो महिला परेशान है, तो हम उसको पहले एक स्टेबल कंडीशन में लेकर आएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, उसे कोई परेशानी हो रही है जिससे वो है और अपनी कंडीशन किसी को बता नहीं पा रही है, तो उसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन में लाना, फिर उसके बाद उनसे बातचीत करना, उनकी बातों को सुनना कि उनकी परेशानी क्या है, और उसका जो भी लीगल रहता है वो हम फॉलो करते हैं, और उसके बाद उनकी हेल्प आउट करते हैं। और अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है तो सेटलमेंट हम सोचते हैं कि वो अपने पति से उनको समझाइश देते हैं, उनके सास ससुर को समझाइश देते हैं, या जो भी इसकी लीगल कार्रवाई रहती है हम उसको फॉलो करते हैं। कई बार हमारे पास रेप विक्टिम्स ही आते हैं, या ऐसी लड़कियां आती हैं जो स्कूल कॉलेज में जा रही हैं और ईव टीजिंग से परेशान हैं, आते जाते उनको कोई लड़का परेशान कर रहा है,
तो हमारे पास निर्भया गाड़ी है और हम लोग प्रॉपर पेट्रोलिंग करते हैं स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, कि अगर कोई इस प्रकार के लड़के हैं और वो आने जाने लड़कियों को, वैसे तो लड़कियों को एजुकेशन आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके आना पड़ रहा है, और अगर वो वहाँ तक आ भी रही हैं उसके बाद अगर उनको ईव टीजिंग फेस करनी पड़ रही है या किसी प्रकार की परेशानी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ घर में होता है तो फैमिली का पहला यही रहता है कि अब आप मत जाओ बाहर। तो मेक श्योर करना है कि लड़की वहाँ पर जाती रहे, और बॉयज़ के साथ हम जो भी लीगल एक्टिविटी रहती है वो हम करें, ताकि वो जो है अपनी स्टडीज़ को ना रोकें। उसके बाद अगर किसी को रेप विक्टिम है तो उसको भी हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आएँ, क्योंकि वो जो है मेंटली बहुत परेशान हो जाता है, तो उसकी हम पूरी मदद करते हैं, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। गाड़ी से उनको लाना छोड़ना ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की रहती है। तो मैम एक जॉब में आपने भी इतने सालों का आपका जॉब रहा है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे होंगे जहाँ पे अंदर से एक डर या फिर एक घृणा या कुछ भी इस तरह का एक कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो आया होगा, भाव आया होगा। उस भाव को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली जॉब में हैं, आप जनता के बीच की जॉब में हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैं जानना चाहूँगा इसमें आप कैसे आगे। जी, जैसे जब हम लोग इसमें हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था तो हमारी 1 साल की बहुत अच्छी टफ ट्रेनिंग रहती है, और पूरे ट्रेनिंग टाइम पर हमें यही सिखाया जाता है कि बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में आपको काम करना है और कैसे आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करके वहाँ पर काम करना है। तो ट्रेनिंग जो है मुझे लगता है फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आती है आपको। और जब भी आप किसी ऐसे सिनेरियो में पहुंचते हैं जहां पर किसी प्रकार का जघन्य अपराध हुआ रहता है या सामने वाले को देख के आपको भी रोना आता है, पर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे। तो हमें अपने आप के इमोशंस जो ट्रेनिंग के टाइम में भी और काम करते करते कंट्रोल करना पड़ता है, और सामने वाले का मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी मेडिकल कंडीशन है या उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो पहले प्रोवाइड कर दें, और उसके बाद जो भी है कार्रवाई हम अपनी स्टार्ट कर देते हैं। जनता के बीच में विश्वास अगर बनाना हो तो पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास टूटा भी है, टूटता रहता है, तो पुलिस को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है जनता के बीच में खुद को दिखाने के लिए, बनाने के लिए। क्या क्यों है आखिर सब जगह पे थोड़ा सा आप लोगों को करने के बाद भी वो नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है? देखिए, हर चीज़ के गुड साइड और बैड साइड्स दोनों होते हैं। अब मैं जैसे कहूँ कि आप ट्रैफिक की बात ले लीजिए कि अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, अब किसी को कोई कहीं पर बहुत जल्दी जाना है और ट्रैफिक वाला मना कर रहा है, तो जो जिसे जल्दी जाना है उसके लिए वो बुरा हो जाएगा, और जिसको जाना है वो अपने कंडीशन के अलावा सामने वाले की सिचुएशन नहीं समझ पाएगा। तो सामने वाले में जो इमोशनल कोशेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो पुलिस की जॉब है वो अपना काम करें कि उनको उस टाइम पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रोकना है। और जो जिसके घर में अगर कोई सीरियस कंडीशन है या वो जा रहा है, तो हम बातचीत करके हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं। मतलब जैसे अगर अपन किसी के लिए अंदर ग्रजेस नहीं आना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ गलत है तो आप हर जगह पर बात कर सकते हैं और बात करके चीज़ों का हम सल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरा तो यही मानना है, अगर किसी को किसी में चीज़ में समस्या हो रही है, अगर आपकी कोई एक जन नहीं सुन पा रहा है तो आप दूसरे के पास जाइए, दूसरा नहीं सुन रहा है तीसरे के पास जाइए, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपकी विचारधारा में क्या परिवर्तन आया है पुलिस की जॉब के पहले, पुलिस की जॉब के बाद में? यूनिफॉर्म मैंने बताया मुझे शुरू से ही बहुत प्रभावित करती है, तो मेरी पहले ऐसे कोई भी नेगेटिव नहीं थी, और आने के बाद भी मेरा यही रहता है कि मैं अपने अंदर और आसपास जितने भी लोग हैं उसमें जितनी पॉजिटिविटी होती है वो उतना लाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसी भी फैमिलीज आती हैं हमारी जो भी कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोग भी जितना लॉ में लिखा हुआ है उतना ही कर सकते हैं। कई सेक्शंस में हम जो है अगर वो काम नहीं कर सकते तो वो हम नहीं कर पाते, तो हम उनसे बातचीत के ज़रिए या जो भी पैटर्न होता है उससे उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और उनकी और किसी तरीके से मदद होती है तो हम उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि सर हम लोग भी जो है लॉ में है, जितना हम करेंगे लॉ के अंदर ही करेंगे, लॉ के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉ को समझते भी हैं और पुलिस से कोऑपरेट भी करते हैं। संजीवनी जी, इसमें एक मैं जैसे गांव में भी जो थाने होते हैं, शहर में जो थाने होते हैं, इनमें एक समानता क्यों दिखती है कि महिला के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है या कुछ भी गलत हुआ है तो वो परिवार, जिस घर से वो महिला आती है, वो परिवार अपने पैर पीछे कर लेता, थाने के अंदर नहीं पहुंचने देता उसको? क्यों होता है ये, और उससे कितना बढ़ावा मिल रहा है इनसे ऐसी घटनाओं को जो महिलाओं के साथ हो रही हैं?
मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने देहात क्षेत्र में भी काम किया है, तो अधिकतर जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके अंदर ये मानसिकता रहती है कि अगर कोई भी महिला को परेशानी हो रही है और अगर हम उसके लिए थाने जा रहे हैं तो वो एक मतलब उनके लिए बदनामी का पॉइंट होता है। वो चाहते हैं कि इससे हमारी जो लड़की है इसका जीवन ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस, जिनके पति परेशान कर रहे हैं और उनके ससुराल वाले उन्हें रखना नहीं चाहते हैं, और महिला जो है वो रिपोर्ट करना चाहती है, बट वो अपने जो माता हैं, पिता हैं, उनके कहने पर जो है फ्रंट लाइन पर नहीं आ पाती। तो इसीलिए आजकल हर थानों में ऊर्जा डेस्क बनाई गई है और हमारा यही काम है कि जो भी आसपास के क्षेत्र हैं और जिनकी भी सहायता से हम ये काम कर सकते हैं, और महिला से हम कोशिश करते हैं कि हम अकेले में बात करें, उससे ये जानकारी लें कि वो किस चीज़ से परेशान है, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे हो सकता है। और आजकल हर थाने में सब इंस्पेक्टर्स हैं, महिला आरक्षक हैं, जो जिन्हें आपके के लिए ही रखा गया है, आपकी हेल्प के लिए रखा गया है। तो हम यही कोशिश करते हैं, अगर वो थाने आने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनके घर चले जाते हैं, उनकी जो भी कंडीशन है, स्टेटमेंट लेना है या उनकी FIR लेनी है, हम उनके घर पे जाके ले लेते हैं, और जो भी प्रोसीडिंग रहती है अगर वो चाहते हैं तो हम वहीं कर लेते हैं। तो इससे वो थाने आने से भी कई बार बच जाते हैं और उनकी जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। अगर वो अपने पति से परेशान है या ससुराल वालों से परेशान है और उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे थे बदनामी के डर से या किसी और कारण से, तो हमने वो मेक श्योर किया कि हम आपके घर आके कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई आपको आना भी नहीं पड़ रहा है। ऐसे में हम पूरा फॉलो करते हैं। सो मैम, हम जिस तरह से पुलिस इतना महिलाओं के लिए इतना आगे जाके काम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पे गांव की जो महिलाएं हैं, गांव की जो बच्चियां हैं और शहर की जो बच्चियां हैं जो आज एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप जैसे अधिकारी बनना चाहती होंगी। आप किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं यहाँ पर कि आप आगे बढ़ें, करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आगे आए हैं, आप उदाहरण है इस चीज़ का, सामने बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जब फील्ड में काम किया, मैंने देखा कि जो हमसे छोटी बच्चियाँ हैं वो यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और उन्हें हमारे साथ सेल्फी लेना और इस पोस्ट पे आना कि मैम आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपकी स्ट्रगल क्या है। तो मैं चाहे कोई गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी से फ़र्क पड़ता है। आप पहले अपनी बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, जो भी आपका 12th है, ग्रेजुएशन है, आप उसे कंप्लीट करिए, और जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप ये ठान लेंगे। अगर सबसे पहले तो आपका मन को ये समझाना कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है, बिल्कुल मुझे ये करना है। अगर आप इस बात पे आ जाओगे तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी लेडीज़ के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने घर में लड़ाई करी है, समाज में लड़ाई करी है और अपनी फैमिली में लड़ाई करी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं वहाँ जाके रहूँगी। तो अगर आप मन से ठान लेते हैं तो आपको पहले तो कोई नहीं रोक सकता। और फिर अगर आपको सपोर्ट चाहिए पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ये देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि ढूंढने से ही चीज़ें मिलती हैं। आप ये सोचो कि आप अगर किसी से बात नहीं करोगे और नहीं तो सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगे, आपको खुद ही शाउट करना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये तैयारी करनी है, ये पढ़ाई करनी है, मम्मी मेरा ऐसा मन है, मेरा वैसा मन है, मैं इसके बारे में नॉलेज लेना। तो क्वेश्चन करिए अपने आप से और उस चीज़ की तैयारी करिए। अपने लोकल में देखिए कि आपको कौन सपोर्ट कर सकता है। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये देखिए कि मैं अपने फैमिली वालों को कैसे समझा सकती हूँ। तो अगर आप ट्राई करना चाहेंगे, आप बिल्कुल पूरी तैयारी करिए, अपनी स्कूल से प्रेपरेशन रखिए, कॉलेज से करिए, कोचिंग्स ज्वाइन करिए। आजकल इंटरनेट जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, आप वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप इनके पास जा सकते हैं, अपनी कंडीशन बता सकते हैं और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। और पुलिस से रिलेटेड भी अगर आप लोग को कभी कोई क्वेश्चन लगे कि आपको कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, मैम मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या मुझे तैयारी समझ में नहीं आ रही, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ कि आपके लिए क्या बेटर है। सिर्फ आपको बता ही सकते हैं, बाकी करना नहीं करना यूथ का है। और जो बच्चा सोच लेता है कि उसे करना है, बनना ही है, और अपने आप को बार बार मोटिवेट करना, तो आप ज़रूर सिलेक्शन करेंगे। मैम काफ़ी अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मैं लेकिन अब थोड़ा सा इस बात से हट के एक नई बातचीत पर आना चाहूँगा, जो कि कह सकता हूँ मैं कि जनता का सवाल है, मेरा नहीं है,
कि पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस जो है एक ऐसा विभाग है कि अगर ये चाहे तो मुर्दे से उगलवा ले, या ये कह लें कि ये ज़मीन खोद के आदमी को निकाल लें अगर ढूंढने पे आए मैंने। ये कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि ये जनता के बीच की बातचीत है, विभाग के अंदर कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जो पुलिस की एक छवि है, तो पुलिस से सब डरते हैं। हाँ, बल्कि जो डर है वो कानून का होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो सिर्फ कार्रवाई कर रही है, वो आपके खिलाफ आपको सज़ा नहीं सुना रही, आपका कुछ नहीं कर, तो लॉ का डर होना चाहिए इंसान को। और पुलिस की हमारे यहाँ पे लोगों में एक ऐसा भय है पुलिस का कि अगर हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं तो वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली बता देते हैं। कहीं ऐसे मर्डर केस होते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहाँ हम जो पहले हमें लगता है कि नो क्लू है, और उस चीज़ में अगर आप इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं तो आपको एक क्लू मिलता है, फिर आप क्वेश्चन करते हैं, आपको दूसरा क्लू मिलता है, क्वेश्चन से तीसरा क्लू मिलता है, और फिर जो है वो सारे क्लू लिंकअप हो जाते हैं और हम उस चीज़ को निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एक वाइड एरिया होता है, स्पेक्ट्रम, अगर कोई चीज़ हुई है तो हम सबको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इस चीज़ में इनका भी लिंकअप हो सकता है, इनका भी लिंक, हम खुद क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी। पहले जब मैं पुलिस में सिलेक्ट नहीं हुई थी तो मुझे भी यही लगता था कि मैं ये काम कैसे करूँगी, बट आप जब इस फील्ड में आ जाते हो तो हम जब लॉ पढ़ते हैं और जो हम जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जब हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आती है, और लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता है कि आगे मेरे साथ अब क्या होगा। जी, तो उससे हमें जो है एक एक लिंक मिलती रहती है और जो केस है हमारा वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि अगर पुलिस जो हमारी टीम होती है, आजकल तो आपको पता है साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, क्योंकि आजकल जितने भी क्राइम हो रहे हैं न्यू, वो सभी इस कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, इन सब के थ्रू ही हो रहे हैं। तो अगर हम एक अपनी अच्छी टीम बना लेते हैं, साइबर टीम, फिर एक फील्ड में या जो एक पुलिस स्टेशन में बैठ के काम करेंगे या एक अलग, तो अगर टीम वर्क अगर हमारा बहुत अच्छा है तो हम हर ही केस जो है रिजॉल्व कर ही लेते हैं। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण जो है हो रहा है हर जगह, तो पुलिस में भी हो रहा है। बोलते हैं कि जो चोर है उससे पुलिस को अगर 4 कदम आगे नहीं रहेगी तो फिर वो चोरी को ट्रेस नहीं कर सकती। तो हमें सारे स्पेक्ट्रम्स को पकड़ के चलना पड़ता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। संजीवनी जी, बहुत अच्छी बातचीत थी आज आपके साथ, और मैं मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, और मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को इस वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारेंगे। वो भी कल को वर्दी के साथ हमारे साथ बैठे हों, हम उनका इंटरव्यू ले रहे हों। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आकाश शर्मा आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, इसमें कमेंट करके बताइए कि किस तरह के वीडियो आप भविष्य में और हमारे साथ देखना चाहते हैं, किस तरह के इंटरव्यू हम भविष्य में और लें। नमस्कार।